नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप जो अपनी कक्षा है वो है हिंदी की कक्षा। तो आप सभी लोग, जैसा कि आप जानते हो, पिछले 2 दिनों में लाइव कक्षा में थोड़ी सी समस्या आ गई थी और अब भी समस्या है, अभी भी सुधार जारी है। तो जब तक लाइव कक्षा शुरू हो तब तक अपलोड कक्षा में कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग ये कक्षाएं ज़रूर देखिएगा। और ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि हमारे टॉपिक चल रहे सारे बीच में हिंदी के, इतिहास के, राजस्थान कल्चर के सभी टॉपिक, जैसे करण जी के हर रोज़ आती हैं, तो उन सभी टॉपिकों को मैंने मतलब शुरू कर दिया वापस साथियों। ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों के पास कक्षा पहुँचती हैं तो ये कक्षा आप लोग देख लिया करो। ठीक है, जैसे भी टाइम मिलता है आप लोगों को तो उसके अनुसार आप इस कक्षा को देख सकते हो। ठीक है, तो अब अपन कक्षा शुरू करते हैं साथियों। और मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, यानी हम लोग कक्षा अपलोड की स्थिति में हैं अभी फ़िलहाल। तो हिंदी में हमारा उपसर्ग चल रहा था, और उपसर्ग की अगर अपन बात करें साथियों, तो हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ चुके थे। किसके उपसर्ग पढ़ चुके थे? संस्कृत के मूल, फिर उसके बाद संस्कृत के अन्य उपसर्ग पढ़ चुके थे। तो अब हमारा जो बारी है हिंदी के उपसर्ग, यानी हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग होते हैं, उनका प्रयोग भी यहाँ पर किया गया, मतलब किया जाता है। तो वो कौन से उपसर्ग? बहुत ही सरल है, बस आपको केवल शब्दों पर नज़र बनाए रखनी है। देखते ही आप उसको भाग जाओगे, पता चल जाएगा आपको कि वास्तव में ऐसे कितने सरल होते हैं, है ना। तो ये तो सबसे सरल होते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक विदेशी बचेंगे, उसको भी हम निपटा देंगे। तो देखिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। सभी विद्यार्थी, मैं आशा करूँगा सभी बड़े खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ठीक है, और आप सभी के घर में कुशल और मंगल होगा। तो सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी को साथियों जय माता दी की, और सभी को जय श्री नाथ जी की। साथियों देखिए, अपन लोग पढ़ रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। मैंने आप लोगों को बताया हिंदी के उपसर्ग बहुत ही सरल होते हैं। आपको केवल देखना है इन शब्दों के अंदर कि कौन कौन से मतलब आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ एक एक शब्द को लेंगे, और मैं आशा करता हूँ, मैं थोड़ा सा देख करके आ जाता हूँ पीछे, कि ये जो शब्द आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं क्या, है ना। ये शब्द आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं है तो फिर हमारे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में ये दिखाई दे रहा है साथियों। तो देखिए मैं शुरू कर देता हूँ कहानी, यानी हिंदी के उपसर्ग हम पढ़ेंगे। राधे राधे, हाँ बिल्कुल साथियों, और जय श्री राम का जयकारा लगा करके हम कक्षा शुरू करते हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का व्यवधान न आए। ओके साथियों, तो देखिए हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, हिंदी के कौन कौन से। देखिए आप जैसे ही शब्द पता चलोगे, शब्द से ही यहाँ पर उपसर्ग निकल जाएंगे। बहुत छोटी सी कक्षा है, मतलब आप इतना सरल तरीके से समझ जाओगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले शब्द आया हमारे पास दुगुना। देखो शब्द से हम आ रहे हैं, शब्द से हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस ओर, यानी कि एक तरीके से परिभाषा की ओर। एक तरीके से हम मतलब शब्द ले लेंगे और फिर उपसर्ग की ओर आ रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में आएगा निम्न में से इस उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, या कौन सा बना हुआ है, तो आप बिल्कुल आसान दे दोगे। देखिए शब्द आया दुगुना। तो सबसे पहले साथियों हिंदी के उपसर्ग की हम बात कर रहे हैं। किसके उपसर्ग की? हिंदी के उपसर्ग है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहला उपसर्ग अगर हमने लिया है यहाँ पर शब्द के अकॉर्डिंग, वो है साथियों दु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? दु उपसर्ग है भाई। कौन सा उपसर्ग है? दु उपसर्ग। ठीक है, अब ये दु उपसर्ग से कैसे शब्द बनते, देखिए बहुत आसान सा है। अब आपको मुझे कहीं पर बताने की आवश्यकता नहीं। देखो दुगुना, क्या हो गया? दुगुना। ठीक है, तो दुगुना। ठीक है, दुगुना। उसी प्रकार दु पहिया, ये क्या हो गया साथियों? दु उपसर्ग हो गया, पहिया मूल शब्द हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दुपट्टा, दुपट्टा है ना, दुपट्टा 2 बार है ना, पलेटा जाता 2 बार। ठीक है, आप जान गए होंगे ना, गीत सुना होगा, दुपट्टा सरक गया, दुपट्टा संभाल के, लाल दुपट्टा उड़ गया तेरा हवा की झोंके से, तो वही दुपट्टा है। ठीक है, समझ गए। और दुनाली, दुनाली की बात करेंगे, दु नाली, ध्यान रखना भी, दु नाली, 2 नाली। ठीक है, तो दु हो गया और आगे क्या हो गया? नाली, दुनाली। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मतलब आपको यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अगर थोड़ा सा देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। दुधारी, दुधारी है ना, दो उपसर्ग है और आगे धारी लिखा है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दो यानी 2 धार, जिसके 2 धार है, 2 धारी तलवार हम कहते हैं, दुधारी। ये चीज इतनी खतरनाक होती है, ऐसी वैसी है, तो ये वाली बात भी आप समझ गए। इसी प्रकार दोपहर, दोपहर, दोपहर है ना, दोपहर। ठीक है, कितने पैर? दोपहर।
तो इसे क्या कहेंगे, दोपहर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण 40 मिनट का हम जो पहर मानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोपहर, पहर दोपहर, दोपहर बोलते हैं हम, दोपहरी भी हो जाता, क्या हो जाता, दोपहरी भी हो जाता। ओके, उसके बाद तिगुना, तिगुने का मतलब अब देखिए, एक उपसर्ग आपका पूरा हो गया, दूसरा उपसर्ग यहाँ शुरू हो गया, है ना, जिसको आप क्या लोगे, ती उपसर्ग, ये लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है साथियों, देखिए, तिगुना, तीन गुना, तिरंगा यानी हमारा राष्ट्र ध्वज, तिरहा, ठीक है, तिरहा, है ना। इस ये जो तिरंगा शब्द अगर आ जाता है आपका कहीं पर, इस प्रकार के शब्द है ना, जैसे तिगुना शब्द है आपका द्विगु समास में आता है, संख्यावाची वाले में, और ये तिरंगा शब्द है ना द्विगु में भी आता है, लेकिन बहुब्री में भी आता है, क्योंकि विशेष अर्थ प्रकट करता है राष्ट्र ध्वज का। ठीक है, इसी प्रकार तिरहा, तिरहा शब्द, तीन रहा यानी तीन रास्ते हैं, वो तिरहा हो गया। तिपाई, तिपाई का मतलब तीना पाई। ठीक है, तिपाई यानी जिसके तीन पैर हो तिपाई हो गई, चार पैर हो चौपाई हो गई, तो चौपाई भी आ सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीन में नहीं आएगा। ती उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा है, ती, देखो दू भी उपसर्ग है, ती भी उपसर्ग है। ठीक है, हाँ, अगला शब्द ले लीजिए, तिपाई हो गया, तिकोना, तीन कोण है जिसके तिकोना हो गया, है ना, ये लीजिए। तिबारा, बारह का मतलब होता है आपका क्या है, बारणों मतलब दरवाजा, तो तिबारा, तीन दरवाजे हैं, वो क्या है, तिबारा, तिब्बारी बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में, इसे शब्द आता है तिब्बारी। ठीक है, तो ये हो गया तिबारा। ठीक है, तो कहने का मतलब साथियों, ती उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, इसी प्रकार आते हैं, और इन्हीं में से ये जो बोर्ड पर लिखे गए शब्द हैं बार बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, लेकिन फिर भी इनसे हटकर आप सीमित मत रहो, आप उपमंडू का आपको नहीं बना है, संकीर्ण विचारधारा का नहीं बना है, कुछ आगे उठ करके आगे भी थोड़ा सोचना है। इसी प्रकार साथियों देखिए, चौ उपसर्ग आ गया, चौ उपसर्ग का नाम क्या है, चौ। ठीक है, ये लीजिए आपका चौ उपसर्ग आ गया, है ना, यहाँ ये ध्यान रखना, चौ होगा नहीं कि चौ होगा, तो चौ आ गया, तो चौपहिया, चौपहिया मतलब चार पहिया, चौपहिया का मतलब क्या हो गया, चार पहिया। इसी प्रकार चौमासा क्या हो जाएगा साथियों, चौमासा। इसी प्रकार चौराहा, है ना, चार राह, ठीक है, रास्ते हो गए। इसी प्रकार चौपाल, है ना, चौपाल, ठीक है, चौपाल। ओके, इसी प्रकार आपका हो गया चौगुना, क्या हो गया, चौगुना, है ना, चार गुना। पचरंगी, पचरंगी, देखो अगला उपसर्ग भी आ गया। देखो शब्दों से पता चल रहा है आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर इन शब्दों को आप अलग अलग करना चाहो तो जैसे मैं अभी पहली बार इस पचरंगी इनको ही कर लेते हैं, ये लो पचरंगी, पचरंगी, है ना। यहाँ मूल शब्द हमारा क्या है साथियों, पच है, सॉरी उपसर्ग पच है, और रंगी यहाँ मूल शब्द है। पचरंग भी आ सकता था, कोई जरूरी नहीं है पचरंगी हो, एक ही जगह, है ना। यहाँ पर अपन बात करेंगे पचरंग भी हो सकता था। ठीक है, तो ये पचरंगी। इसी प्रकार शब्द ले लो पचमेल, ये लो पचमेल, खिचड़ी आपने सुना होगा, कबीरदास जी की भाषा आपने सुनी होगी कभी, है ना। और वैसे 5 चीजों का मेल, पचमेल, ठीक है, ये लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर भी उपसर्ग क्या है आपका, पच है, और मेल आपका क्या है, मूल शब्द है। मेल आपका क्या साथियों, मूल शब्द है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। उसी प्रकार साथियों अगला शब्द ले लीजिए पचकूटा, है ना। 5 चीजें हैं जो कूट करके मिलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, पचकूटा कहते हैं। ठीक है, आप जानते हो। उसी प्रकार पचमढ़ी, है ना, पचमढ़ी, है ना, मतलब गढ़ या मंदिर को भी कहते हैं, मंदिर को भी, ये 5 मंदिर होते हैं उसे भी कहते हैं, तो पंचमढ़ी। उसी प्रकार देखिए अगला शब्द आ गया पच, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, यानी कि यह आपका पच क्या है साथियों, प्रश्न परीक्षाओं में ऐसा कई बार आ जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका क्या है, यहाँ पंच नहीं है, पच है, ये भी ध्यान रख लेना, उपसर्ग है। अब अगला आ गया आपका कौन सा, अध उपसर्ग। देखिए अध, और एक हमने पढ़ा था अध है, ठीक है, वो विसर्ग सहित हमने पढ़ा था अध है या अधस्य, है ना, या तो सह पढ़ा था या विसर्ग पढ़ा था, वो नहीं है, अब सीधा अध है। ठीक है, तो बहुत सरल है, हिंदी वाले तो बहुत ही सरल है। अध उपसर्ग से संबंधित आ गया, तो आपको सब देखिए वहाँ खूब सारे अधमरा, है ना, ले लीजिए, ये लो आपने ले लिया सब अधमरा। तो क्या है यहाँ मूल शब्द तो आप जानते हो मरा है, और मरा कैसे, अधमरा है, ये लो। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको कोई समस्या नहीं है।
इसी प्रकार देखिए अधपक्का, ठीक है, जो आधा पका हो वो क्या आपका अधपक्का है, अधपक्का, ये लीजिए अधपक्का। तो यहाँ पर ये आपका अध है तो क्या है अध, अध नहीं है अध है, अध मूल शब्द है, ये लो अध उपसर्ग है और पक्का मूल शब्द है, ठीक है, अधपक्का। इसी प्रकार साथियों देखिए अध जला, कौन सा जला, आधा जला, मतलब आधा, अध शब्द का अर्थ यहाँ आधा है, क्या है आधा, अध है का अर्थ वहां पर हमने बताया था ऊपर अधोगति, ऊपर की ओर गति करने के संदर्भ में, उठने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, तो ये क्या है अध है, ठीक है, ये अध नहीं अध है। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सुनिए, अगर आप लोगों के अभी भी गड़बड़ हो रहा है तो ये समझ लीजिए, ये तो अध उपसर्ग है अध, ठीक है, सीधा अ और द बोल रहे हैं शब्द से, और एक आता है ये उपसर्ग, विसर्ग लगते हैं, इसे क्या बोलेंगे अध है, क्या बोलेंगे अध है, या फिर हम इस विसर्ग वाले को ऐसे दर्शाते हैं अदस, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना इसमें, ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों के न हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी मिलती जुलती सी आती हैं, यहाँ के अपने उपसर्ग है बहुत ही सरल है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला शब्द लीजिए, मैं अगला शब्द और बात कर लेते हैं, अनपढ़, क्या शब्द आ गया अनपढ़। तो मेरे साथियों यहाँ पर आपका कौन सा उपसर्ग आ गया, यहाँ पर आपका कौन सा उपसर्ग आ गया भाई, इस शब्द पर गौर करना होगा आप लोगों को, यानी पीछे आपने अन उपसर्ग पढ़ा था वो तो था हलंत, ये ध्यान रखना भी साथियों, पीछे आपने जो अन उपसर्ग पढ़ा था वो तो था हलंत, क्या था हलंत था, हमने कई शब्द इसके बारे में पढ़ा था, कुछ बच्चों के ये एक तरीके से संशय भी हुआ था कि अब क्या करें, तो मैंने अंत में आपको कहा था हलंत चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, अंत में, तो वो तो अन था। अब देखो बिना एक है ना कोई हलंत नहीं है, सीधा अन आ गया, ये लीजिए सीधा अन आ गया, तो ये आपका हिंदी का हो जाएगा, ये आपका संस्कृत का है ना, हाँ संस्कृत की बात हम कर रहे थे, अन्य में हमने पढ़ा था, और ये अन उपसर्ग है, इसमें आपको अंतिम देख रहे हो, यहाँ अंत में क्या है स्वर भी है और इसके अंत में स्वर नहीं, आधा न पूरा न, ये तो बात समझ गए। तो इस अन उपसर्ग से बने शब्द है, बहुत ही सरल है, अनपढ़, है ना, कौन सा अनपढ़, ये तो नई के संदर्भ में आता है, नया पढ़ा हुआ कह सकते हैं हम लोग, तो ये लीजिए अनपढ़, ठीक है। इसी प्रकार साथियों अनजान, ठीक है, अन योग, ये लो जान, ठीक है। इसी प्रकार चौगुना होता है साथियों, चौगुना, क्या होता है चौगुना, ठीक है, तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, तो अगला ले सकते हो आप लोग साथियों अनहोनी, ये लीजिए अनहोनी, ठीक है, तो अन योग होनी, तो इन शब्दों में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अनचाही, अनचाही, अनहोनी यानी जो होनी नहीं थी वो हो गई, अनजान आप जानते हो, अनपढ़ जानते हो, अनहोनी अनमोल, है ना, कि जिसका कोई मोल नहीं है, मोल नहीं है, अनचाही न चाही हुई, ठीक है। इसी प्रकार औषर, देखिए बदल गया आपका उपसर्ग, बदल गया, नया उपसर्ग आ गया, जिसको आप कहोगे औ, क्या उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है भाई, औ उपसर्ग है, डबल मात्रा है, देखो उपसर्ग में डबल मात्रा, तो इससे बने हुए सारे शब्द तो डबल मात्रा के होंगे, औ होगा, क्या होगा औ होगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें भी आपको कोई समस्या आने वाली है, नहीं आएगी, है ना। तो लीजिए अपन बात करते हैं इनसे जुड़े हुए और शब्दों की, जैसे कि औ की बात कर रहे हैं, तो औ का पहला शब्द, हाँ एक एक शब्दों को आप अलग भी लिख सकते हो, या इनको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, इनको लिखने के लिए आप अच्छा तरीका ये अपनाना कि सबसे पहले दूसरा उपसर्ग लिख लेना और फिर ये इनसे संबंधित जुड़े हुए सारे शब्द लिख लेना, उसके बाद आप ती उपसर्ग लिख लेना, फिर इनसे जुड़े हुए सारे शब्द लिख लेना, उसके बाद चौ उपसर्ग लिख लेना, फिर उनसे जुड़े हुए सारे शब्द, खैर कॉपी में जब आप काम कर रहे हो, और वैसे तो आप लोगों को सीधा याद हो जाएगा, ज़्यादा आप लोगों को इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार आप ये कक्षा ले लोगे तो आपको मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आने वाली है ना। तो औषर की बात हम कर रहे थे साथियों, औषर की, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी सी शब्द है, देखो औषर, ओ उपसर्ग है, उपसर्ग तो क्या है औ, है ना, और हमें पता है सर यहाँ पर शब्द है, औषर, मोशर, नुक, है ना, हम जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, मृत्यु भोज, और इसी प्रकार क्या है साथियों अवतार, अवतार, देखो अवतार ही अवतार है, अवतार ही अवतार है, ठीक है, अव ये भी ध्वनि तो समान ही है, तो इस वजह से ये अ उपसर्ग है, तार यहाँ मूल शब्द है, औषर, ओ घट, है ना, ओ घट, औचक, औचक, औचक होता है औचक, ठीक है, अवघट, अवतार होता है, ठीक है, तो वो आपका हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब लीजिए अगला शब्द आ गया है ना, अगला आपका उपसर्ग आ गया, वो कौन सा, सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आ गया साथियों, सम उपसर्ग। अब सम उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द मतलब आपको, मुझे नहीं लगता उन सब मतलब सम उपसर्ग में कहीं कोई दिक्कत है, सीधे स्पष्ट शब्द दिखाई दे। देखो समकोण, ठीक है, एक हमने सम पढ़ा था, दो जगह सम पढ़ लिया वैसे, है ना। एक हमने सम हलंत पढ़ा था, एक हमने सम फिर और पढ़ा था। ध्यान रखना उसमें और इस सम में कोई फर्क नहीं है। जो हमने मतलब कौन सा पढ़ा था, अन्य हिंदी के सॉरी संस्कृत के अन्य उपसर्गों पढ़ा था, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन शब्दों से आपको पता चल जाएगा, शब्दों से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। शब्द लगभग ये समान से भी आएंगे, तो वैसे आप लोगों को कोई ये नहीं पूछेगा कि ये शब्द किस मतलब भाषा का है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए सम उपसर्ग है, जैसे समकोण है, उधर भी ये शब्द मैंने आपको बताया था, ये उपसर्ग उधर भी है। समतल है, समकालीन है, कौन सा भी, समकालीन, ठीक है। आप करके देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, जैसे सम योग कालीन, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गुंजाइश ही नहीं होता, समझने और समझाने की भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्पष्ट शब्द लिखा हुआ पड़ा है और आपको पता चल रहा है कि इसमें सम उपसर्ग है, कालीन मूल शब्द है। नाना भांति, देखो नाना भांति की बात आती है तो यहाँ पर एक नया उपसर्ग भी आ गया, और उसका नाम क्या साथियों, हाँ उसका नाम आप लोगों को याद रखना है, और ये हो जाएगा आपका नाना। नाना भी उपसर्ग है, देखिए नाना भी उपसर्ग है। अब हमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा। आपका टेस्ट मैंने तैयार करके रख रखा है, ठीक है। हाँ, जब भी लाइव कक्षा शुरू होगी तभी मैं लेने वाला हूँ, हो सकता है अपलोड भी करना पड़ सकता है अगर तकनीकी समस्या जल्दी से दूर नहीं हुई तो, है ना। तो उस टेस्टों में लगभग ये सारे जो प्रश्न है मैंने समाहित किए हैं, तो आप लोग तैयार रहना, है ना। और कुछ मैं उसके साथ और एडिटिंग कर दूंगा, कुछ और जोड़ दूंगा प्रश्न, है ना, क्योंकि ये जो प्रश्न है यहाँ इनको भी मैं उससे शामिल करने वाला हूँ। अन्य उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग वाले भी शामिल हमें करने हैं, मतलब विदेशी उपसर्ग, ठीक है। तो देखिए वो सर अवतार, समकालीन, देखो सम से संबंधित आ गया, और समतल समकक्ष आपको पता है सामने, है ना, उपस्थित, ठीक है। इसी प्रकार ये लीजिए नाना भांति, तो अब नाना भांति को पढ़ रहे थे, तो नाना यहाँ पर उपसर्ग है, नाना यहाँ पर क्या साथियों उपसर्ग है, और भांति यहाँ पर मूल शब्द है। नाना माने अनेक प्रकार के, अनेक, है ना, भांति माने प्रकार, नाना यहाँ अनेक के लिए आया, अनेक के लिए, ठीक है, हाँ अनेक, ठीक है। इसी प्रकार नाना प्रकार, ये वही बात है, नाना विध, ठीक है, हाँ अलग अलग प्रकार का मतलब जानकार जो लोग हैं, नाना रूप, नाना जाति, ठीक है, नाना जाति और नाना रूप, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये शब्दों पर आप गौर कर लेना। और अंततः नाना जाति हो गया यानी भिन्न जाति, भिन्न जाति, ठीक है, अलग या भिन्न। उसी प्रकार कपूत, कलंक, अगला शब्द भी आ गया। अगला और देखो हमारे पास, नाना तो आपने कर लिया, तो अगला उपसर्ग कौन सा साथियों, कै उपसर्ग है। कै, का और कु तीनों उपसर्ग होते हैं, कै, का और कु, कै, का और कु तीनों उपसर्ग यहाँ शामिल किए जाते हैं। उसी प्रकार सै, सु दोनों शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कै और का दोनों उपसर्ग हम शामिल करें। सबसे पहले कै को लेते हैं, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कै और पूत, कपूत, कलंक, ठीक है, कलंक, कै और लंक, कठोर, कै और ठोर, पलट, ठीक है। तो ये इन शब्दों में भी उपसर्ग है। आपका कौन सा उपसर्ग है साथियों, कै उपसर्ग है। इसी प्रकार बिन बुलाया, है ना। अब देखिए इसके आगे वाला ले लेते हैं, यहाँ तक कठोर तक तो आगे, ये लीजिए का पुरुष, है ना। तो मतलब आपका एक और उपसर्ग आगे जिसका नाम क्या है, का उपसर्ग है, ठीक है, बहुत ही सरल है। का पुरुष, का तर, का यर और का पथ। तो का योग पुरुष, का तर, का उपसर्ग, तर आपका मूल शब्द, का उपसर्ग, यर आपका मूल शब्द, का उपसर्ग, पथ आपका मूल शब्द, ठीक है। इसी प्रकार का लिख, ठीक है, कालिक, है ना, कालिक, तो ये आपका क्या हो गया, हाँ आप अगर कालमूस, वही तो कालिक हुआ है, तो ये वाला बात है कालिक, ठीक है। तो अब ये देखिए साथियों, यानी का से हम संबंधित ले लिया, इसमें भी मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं लगता। इसी प्रकार अगले शब्द भी देख लीजिए साथियों, बिन। तो अब एक और उपसर्ग मैंने आपके सामने उपस्थित किया है, मुझे लगता है आप इन सभी शब्दों में भी समझ चुके हो कि बिन वाला कौन सा उपसर्ग है। ये लीजिए आपका बिन, ये बिन का भी एक नया उपसर्ग है भाई, हिंदी का उपसर्ग है, ये स्पेशल हिंदी के
ये लीजिए बिन उपसर्ग, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, फटाफट शब्द लिखोगे। मूल शब्द देखो, बिन ब्याया मतलब कुंवारो, बिन बोया मतलब बिना बोया हुआ, ठीक है। हाँ, अड़क उगजे यहाँ पर बिन बोया, है ना वो, और या खेत होता है, जैसे कोई खेत पड़ा है बिन बोया, वो भी हो सकता है। और ये क्या है, यह है बिन खाया यानी बिना खाया हुआ, ठीक है। इसी प्रकार साथियों बिन बुलाया हुआ, ये लो बिन बुलाया। अब देखिए बिन बुलाया, यहाँ तक आपका क्या था, बिन उपसर्ग था। इसी प्रकार साथियों देखिए बिन हमने पूरा कर लिया। अगला शब्द आपका आ गया आप। तो अब आप यकीन नहीं करोगे कि आप भी उपसर्ग होता है क्या, है ना। आप यकीन नहीं करोगे कि आप भी कभी उपसर्ग होता है क्या। बिल्कुल आप होता है उपसर्ग। देखिए ये क्या है, आप, है ना। तो आप उपसर्ग भी है साथियों। कौन सा उपसर्ग है, आप उपसर्ग भी है। आप लोगों को ध्यान रखना है, क उपसर्ग भी था, क उपसर्ग भी था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये लीजिए बिन और ये लीजिए आप। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। आप बीती, आप कही, आप देखी, है ना, ये यहाँ पर उपसर्ग है। अब मैं अगला उपसर्ग आप लोगों को लिए चलता हूँ। ये लीजिए उन उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है साथियों, उन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, उन उपसर्ग। अब देखिए एक तो मैं हलंत वाला ले रहा हूँ और एक मैं ये पूरा न ले रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक तो उन हलंत है, एक उन पूरा है जिसमें कोई हलंत नहीं है। तो इस एक उन से तो एक शब्द बनता है ना आपकी। अगर आप गिनती की बात करते हो, गिनती की, तो एक कम, है ना, उनका अर्थ होता है एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम, यानी अगली संख्या से एक कम। जैसे कि 19, 20 से एक कम, जैसे कि 29, है ना। हाँ, 19 के बाद में 29 यानी 30 से एक कम। तो उस उन सभी प्रकार के, जैसे 29, उसके बाद 39, 49, 59, 69 और आपका हाँ 69, 79 और आपका क्या हो जाएगा भाई, ये बात ध्यान रखना, 89 नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 89 में उन नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, ले सकते हो आप लोग इनको। किसको, उन और उन। हमने समास में पढ़ा था, ये जो सारे शब्द इनसे बने हैं वो क्या कहलाते हैं, मैंने आपको समास में बताया था, अविभाव समास में माने जाते हैं उन उपसर्ग के तहत। तो लीजिए यहाँ पर हमारे शब्द पढ़े, देखो 19, ये पहला एक शब्द है, भी ध्यान रखना। 19 में ये उन वाला एक ही शब्द है यहाँ इस गिनती में, उन योग 20, इससे बना हुआ शब्द है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। उन योग 20 से बना हुआ शब्द है ये। फिर बना है आपका क्या, उन यानी कि एक कम कितना, 20 से, फिर आपका शब्द क्या बना है, 19, ठीक है। ये बात करना, ये बात याद करना। उन उपसर्ग है, हलंत है, बाकी सभी में पूरा उन है भी, ठीक है। बाकी में ये लीजिए आपका हलंत नहीं है, किसी भी शब्द में हलंत नहीं है। तो देख लीजिए आगे, 29, 30 से कम, 39, 40 से कम, 49 यानी 50 से कम, 69 यानी कि 69 यानी 70 से कम। इसी प्रकार साथियों ये लीजिए 59, 60 से कम, थोड़ा सा कम मंगवा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ गिनती थोड़ी लिख रहे हैं। 79, 79 का मतलब 80 से कम। और इसी प्रकार साथियों उचक्का, है ना। अब अगला शब्द आ गया उचक्का। तो मेरे साथियों यहाँ आपको उपसर्ग आपने देख लिए है, ये लीजिए हमने ये उपसर्ग पढ़े हैं, दोनों एक साथ पढ़ लिए हैं। एक कम के संदर्भ में इसका अर्थ भी प्रयुक्त होता है। अब आता है उ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आ गया, उ उपसर्ग आ गया। ये लीजिए उ उपसर्ग, ठीक है। अब उ उपसर्ग की बात करेंगे हम। देखो ये सामान्य से प्रश्न आता है, हम लोग क्या करते हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। अब जैसे उछलना है, हम उच करते हैं, या कुछ उक कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं कि यार उ कभी होगा क्या, लेकिन गौर नहीं करते। तो इसलिए मैं यहाँ करवा रहा हूँ। आप सोच रहे हो इतना समय आप हमारा क्यों ले रहे हो, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो चीजें आपको बतानी थी वो मैं बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार उचक्का है ना, उचक्का। इसी प्रकार आपका उजड़ना, ठीक है। इसी प्रकार आपका उछलना, उखाड़ना, ठीक है। ये सारे के सारे उ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। हाँ उचक्का, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, ठीक है। ये आपका जो शब्द है ना उखाड़ना, ये भी सही है। उतावला मतलब ऊ शब्द, ऊ तो यहाँ पर उपसर्ग है, बाकी आपके मूल शब्द है। मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। इनको भी आप लोग लिख लेना थोड़ा, मैं है ना, मतलब ये आप साथ साथ में लिखोगे, बिना लिखे मत छोड़ देना। एक बार आप इसको पूरा का पूरा लिखोगे, धीरे धीरे लिख लेना,
अगर हो सकता है एक समय में अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो दोबारा लिखने की कोशिश करना, या इसको स्क्रीन रोक देना एक जगह, ठीक है, एक जगह स्क्रीन रोक करके फिर लिख लेना, आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में साथियों, उपसर्ग तो हो गया, यानी कि यहाँ तक आ गए उतावला तक। तो अगला उपसर्ग हमारा है भर। कौन सा उपसर्ग है साथियों? भर भी उपसर्ग होता है, ठीक है, भर भी उपसर्ग होता है हिंदी का। तो भर से बने हुए शब्द कौन से साथियों? भरपेट है, भरसक है, भरपूर है। देखिए शब्द कितने अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं, भरसक, भरपूर, भरकम, भरपाई, सारे शब्द भर उपसर्ग से बने हुए हैं, सारे शब्द भर उपसर्ग से बने हुए हैं। तो ये शब्द भी आप लिख लो, फटाफट लिख लो साथियों। मैं 1 मिनट दे देता हूँ आप लोगों को, हाँ 1 मिनट लिखने के लिए देता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ तक की बात तो कवर हो गई आप लोगों के और याद भी हो गई, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भर से जुड़े शब्द आपको सामने दिखाई दे रही हैं, तो स्पष्ट शब्द हैं, लेकिन बस हमें ये पता करना होगा कि ये शब्द होता कि नहीं होता है। जब हमारा ये भर उपसर्ग ही नहीं पता है कि भर कोई उपसर्ग होता है क्या, तो फिर मामला वहाँ पर क्या होगा, गड़बड़ होगा। जब पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला उपसर्ग है साथियों सु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? सु भी उपसर्ग होता है, ये लीजिए सु, ठीक है। हाँ, सु उपसर्ग आपने उधर भी पढ़ा था, संस्कृत के मूल उपसर्गों में भी शुद्ध है ना, उद्ध पढ़ा था क्या आपने? हाँ बिल्कुल, स और वो स उपसर्ग था शुद्ध, ठीक है, स था वो, सु नहीं था, ठीक है। तो ये लीजिए, ये आपका क्या है? सुजस, सुजान, सुडोल और सुराज, ठीक है। ये सारे शब्द किससे जुड़े हैं साथियों? सु उपसर्ग के हैं। तो सु उपसर्ग लिखो, ये चारों शब्द लिख दो, सुजस, सुजान, सुडोल और सुराज, सुराज, अच्छा राज, ठीक है। तो ये अच्छे संदर्भ में सुंदरता के लिए आया, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको मुझे लगता है याद हो गई। इसके बाद साथियों आपका उपसर्ग बचा कौन सा? नी उपसर्ग बचा। कौन सा बचा? नी। अब तो आपको बहुत सरल लग रहे होंगे, लेकिन जब ये परीक्षा में आएंगे ना तो आपकी समस्या खड़ी कर सकते हैं अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये आपका नी उपसर्ग है, निगोड़ा, है ना। क्या उपसर्ग है साथियों? नी उपसर्ग है। तो नी से देखो निगोड़ा, तो एक तो नी उपसर्ग पहला ही बन गया, देखो नी और घोड़ा अलग हो गया, नी हत्ता अलग हो गया, नी ठल्ला, ना निठल्ला। तो ये आप लोगों का क्या हो गया साथियों? हाँ, निठल्ला शब्द भी आपका किस और सूचक है? इसी की ओर सूचक है, नी उपसर्ग से लिया हुआ है। और अंत आपका शब्द बन गया नी धड़क। क्या बन गया? नी धड़क, ठीक है। तो कहने का मतलब नी उपसर्ग से बने शब्द आपके सारे नी उपसर्ग से बने शब्द है, निगोड़ा, नी हथा, नी ठल्ला, नी धड़क। आपसे कोई पूछ ले तो। अब देखिए आगे भी बढ़ते हैं, बहु उपसर्ग। आपने एक उपसर्ग और सुना होगा, बहु भी कोई उपसर्ग होता है क्या? बिल्कुल सा होता है। बहु उपसर्ग क्या हो सकता है? बिल्कुल होगा। ये लीजिए बहु उपसर्ग। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहु अनेक वाली है। बहु क्या है? अनेक। वो मत सोचना कि बहु ये वो मतलब हमारे घरों में रहती हैं या कहीं किसी के है ना किसी की होती है। मेरे कहने का भाव ये है साथियों, इस बहु का अर्थ होगा अनेक। किसके लिए होगा? अनेक। और एक होती है बहु बड़ी मात्रा जब आ जाती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कहीं आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे ही बड़ी मात्रा आती है तो ये आपकी वधु हो जाती है, वधु, ठीक है। आपकी याद नहीं किसी की, तो वधु, वधु मतलब बहू, है ना, सास ससुर की बहू, ठीक है। ध्यान रख लेना आप लोग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी मात्रा है तो बहु अनेक के संदर्भ में आएगा। तो यही फंसाएगा आप लोगों को, फंसाने वाला ये सीधा सा सब थोड़ी देगा, ऐसे फंसा देगा कि बताओ इसमें कौन सा है। तो यही बात है ना, हम बहु को ले लेते हैं। तो साथियों बहु उपसर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर शब्द बने हुए आप लोग देख रहे हो। एक तो बहुमूल्य हो गया, कौन सा हो गया? बहुयोग मूल्य, बहुयोग वचन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बहुधा, बहुधा यानी कई बार, अनेक बार, ठीक है। बहुभुज, बहुभुज, ठीक है, बहुभुज यानी अनेक भुजाएं। बहुमत यानी जिसके पास ज्यादा मत है ना। इसी प्रकार बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि शब्द में बहु उपसर्ग है। इसी प्रकार अटल,
अचेत, है ना, अचेत। अब देखिए अटल और अचेत सब चेंज हो गया तो उपसर्ग भी चेंज हो जाएगा। ये लीजिए ए उपसर्ग आ गया आपका, केवल ए उपसर्ग, केवल ए उपसर्ग, ठीक है। तो अटल ए टल, ए चेत, ए भागा, ए मर, ए मोल, ए कारण। कोई दिक्कत नहीं इन शब्दों में, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। केवल आपको देखना है कि क्या इन शब्दों में यानी हमारा उपसर्ग कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपका है उपसर्ग एटल जो कभी न टले, एचेत जो क्या हो यानी कि चैत्य में नापाकन, चैत्य में मतलब बेहोश हो, ए भागा जिसका कोई भाग नहीं हो, ए मर जो कभी मरता नहीं हो, ए मोल जिसका कोई मोल नहीं हो, ए कारण जिसका कोई कारण नहीं हो, ए कारण बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली बात होगी आपकी क्या साथियों, ए उपसर्ग की। तो अब ए उपसर्ग के बाद में हम बात करेंगे साथियों किस उपसर्ग की, से उपसर्ग की। ये लो से उपसर्ग की। तो से उपसर्ग से आपको पता चल रहा है सैपूत, सजग, ये है ना से। अब हम बात कर रहे हैं से उपसर्ग की, ठीक है। तो ये देखिए सैपूत, उसी प्रकार से जग, से चैत, कोई दिक्कत नहीं इन शब्दों में। और यहाँ पर भी कोई दिक्कत आप लोगों को किसी प्रकार की इन शब्दों में आई नहीं है। तो आपका ये अंतिम उपसर्ग था साथियों से उपसर्ग, ये भी पूरा हुआ। तो देखिए हमने इतने उपसर्ग में बात की, दू, ती, चौ, पच, अद, अन, ओ, सम, अन में ध्यान रखना हलंत नहीं है, सम, नाना, कै, का, ठीक है, बिन, आप, उन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ मैंने ऊ कर दिया, भर, उन में ध्यान रखना एक उन है ना, 19 में तो ये उन है, बाकी सभी में पूरा उन है। उसी प्रकार भर, सु, नी, बहु, ए और से, ये सारे शब्द है ना उन वाले, ये 29 वाले, ये शब्द शुद्धि में भी आते हैं भाई, शब्द शुद्धि में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इन शब्दों का आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आपको उपसर्ग पता है तो आप शब्द शुद्धि आराम से कर सकते हो। तो साथियों ये थी आज की कक्षा आपकी, छोटी सी है लेकिन बहुत कामयाब है, यानी हिंदी के उपसर्ग हमने पढ़े हैं। आपको कैसे लगे मुझे ये बात जरूर बताना साथियों, है ना, क्योंकि फिर मैं इसी आप लोगों के कमेंट वगैरह दिया करो आप लोग, अच्छा सा जो भी है। अच्छी कक्षा अगर रहती है तो फिर मैं दोबारा उसी मतलब एक प्रकार से उत्साह के साथ मैं वापस आप लोगों के सामने जुड़ जाता हूँ साथियों, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है, जब तक लाइव नहीं चलेगी फिर भी आपका सिलेबस तो जारी रहना चाहिए साथियों। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग जरूर बताना। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा साथियों, आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों, और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है लेकिन उससे तो बचना ही बचना है, और अन्य सभी गतिविधियों पर हमें ध्यान रखना है साथियों। तो लगातार पढ़ाई करते रहे, जैसे ही ये है ना बीमारी से हम निपट लेंगे, है ना, जैसे ही अपन कह सकते हैं महीने 2 महीने या 1.5 महीने के बाद हमारी परीक्षाएं होने वाली है, तो उन परीक्षाओं के लिए आप पूरी कमर कस लीजिए साथियों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद लिखना न भूलिए साथियों जब भी कक्षा पूरी होती है, और एक बार पुनः जय हिंद।